सीजीएल 2025 का एग्जाम जो है वो ताबड़तोड़ चल रहा है और इस सेशन के माध्यम से 3 मुख्य चीजों पे मैं जो है प्रकाश डालने आया हूं। सबसे पहली चीज जो है कि रीजनिंग सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन क्या था, उम्मीद क्या रही और हुआ क्या असल में, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे करूंगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि कितना सेफ स्कोर आपको अज्यूम करके चलना चाहिए सीजीएल के खत्म होने के बाद कि यार इतना स्कोर लगभग अगर मुझे लग रहा है कि मेरा आ जाएगा तो मैं टायर 2 के लिए एलिजिबल हूं, वरना मुझे जो है टायर 1 2026 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और तीसरी चीज वही है कि 2026 का जो स्टूडेंट है उसके लिए एक रोड मैप है, एक तरीका है कि किस तरह से उसको अब अपना फिल्टर करके प्रिपरेशन रेडी करना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेटेजी से थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो उसी की बातचीत करेंगे। सेशन के अंत तक ये सारी चीजें आपको फटाफट पता चल जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सेशन को तुरंत वीडियो को जो है लाइक कर दो और इसको शेयर करो अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ताकि और भी बच्चे इससे फायदा उठा सके, बेनिफिट ले सके। और कोई कमेंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लगे कमेंट जरूर छोड़ के जाओ ताकि हमें भी पता चले कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो ठीक है, आपके फायदे की है नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। 2025 की अगर मैं बात करूं, उम्मीद क्या थी, एसएससी ने नए वेंडर के साथ 2 एग्जाम कंडक्ट कराए, एक कंडक्ट कराया सिलेक्शन फेज का और एक कंडक्ट कराया स्टेनोग्राफर का। और दोनों ही के अंदर अगर मैं हर सेक्शन की बात करूं कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में बदलाव देखने को मिला, बट रीजनिंग सेक्शन में खास तौर पे काफी चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। और क्या चेंजेस देखने को मिले कि कुछ सिलेबस में टॉपिक्स मेंशनड ही नहीं थे, वो वहां से भी सवाल आए हैं। कुछ बहुत पुराने टॉपिक्स मेंशन थे, हमेशा से सिलेबस में लिखे हुए, बट उसमें कभी सवाल आया ही नहीं, बट अब आ गया है ना। तो उन चीजों पे जो है फोकस डाल के तैयारी अचानक से जो है हम लोगों ने भी कराई, बहुत स्टूडेंट्स ने करी और प्लेटफॉर्म्स ने कराई, और फिर आप जो है यही एक्सपेक्ट करके हम लोग गए थे सीजीएल के अंदर 2025 में। क्या क्या एक्सपेक्टेशन था कि रीजनिंग सेक्शन इस बार खासा जो है थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा, थोड़ा उसको लंबा हायर लेवल का बनाया जाएगा। और इसमें भी जो फिलर टॉपिक्स है, फिलर टॉपिक्स मतलब कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, इन टॉपिक्स पे भी लगा था कि यार थोड़ा डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जाएगा, मतलब कि लॉजिक्स भी ऐसे बनेंगे ना कि थोड़ा तोड़ना मरोड़ना मुश्किल हो जाएगा सवाल को। और दूसरा, नए टॉपिक्स की उम्मीद आ गई थी, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिकल डायलेमा, मॉड बेस्ड अरिथमेटिक रीजनिंग, ये सब हमने कवर भी कर लिया था और हम लोग इस पे जोरों शोरों से प्रैक्टिस भी कर रहे थे। बट रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में जो है कुछ अलग ही चीज हो गई। एग्जाम आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आया, काफी हद तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही उसी तर्ज पे बेस्ड था, बस फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिले। बाकी मोरलेस वही रहा जो रहा, बस क्रिटिकल रीजनिंग के 1-2 सवाल इधर उधर कहीं दिखे, मेजरली जो है जैसा है वैसा ही चला। ज्यादा मैं इस पे बातचीत नहीं कर रहा हूं, आपको ये नहीं बता रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या आया क्या नहीं आया, बट आपको जो है ये समझना है कि जो रीजनिंग सेक्शन था खास तौर पे वो सबसे आसान सेक्शन के तौर पे उभर के आया है लगभग हर शिफ्ट में, राइट। तो उसके हिसाब से अब आपको जो है आगे की तैयारी रखनी है। बट यहां एक और चीज समझ के आना, अब उसने अगर 2 एग्जाम में नए टॉपिक्स पे सवाल पूछे हैं, अचानक टायर 1 में नहीं पूछा ऐसा, तो क्यों किया, क्योंकि टायर 1 शायद क्वालिफायर हो सकता है, तो उस वजह से टायर 2 पे शायद ये वाले टॉपिक्स पे फोकस किया जाएगा। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स की श्रेणी में आ रहे हो जो लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग टायर 2 देंगे इस साल, तो आप लोग जो है इन नए टॉपिक्स को बिल्कुल अब छोड़ मत देना, ठीक है। अब इन पे फोकस ज्यादा रखना, क्योंकि टायर 2 में हो सकता है इन वाले टॉपिक्स पे सवाल आ सकते हैं, राइट। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में हो जिनको लग रहा है कि भाई शायद इस बार टायर 2 नहीं दे पाएंगे, काफी कंफर्म है, तो फिर आप 2026 की तैयारी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दीजिए। चलिए ये भी दुविधा दूर कर देते हैं कि आप कैसे एक रफ अंदाजा लगा सकते हो। एक रफ आइडिया है कि बेस्ट गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए। रीजनिंग सेक्शन जो है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं क्या आया क्या नहीं आया, बट आपको इतना बता दूं कि 23 से 25 सवाल आप आराम से अब तक जितनी भी शिफ्ट देखने को मिली है आप लगा सकते हो। ये 2 सवाल कम क्यों है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में कभी कुछ गलती हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, एक आध सवाल आप मिस कर दो, या फिर कुछ एक आध सवाल कुछ शिफ्ट्स में देखने को मिल रहे हैं जो थोड़े लेंथी जा रहे हैं, जानबूझ के टाइम कंज्यूम करवाया जा रहा है, अदरवाइज सेक्शन आसान है। तो 23 से 25 तो आराम से हो जाएंगे। क्वांट में 20-22 आराम से कर लोगे, ठीक है। क्वांट सेक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 सवाल तो छूटेंगे ही। यहां पे ऐसा नहीं है कि आप 100% अचीवमेंट कर ही लोगे, कर भी सकते हो, नामुमकिन नहीं है, बट गुड अटेम्प्ट, डिसेंट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा जनरल, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का सेक्शन, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, थोड़ा लेंथी आ रहा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है। तो 19 से 20 सवाल आप एवरेज लेकर के चल सकते हो। कुछ शिफ्ट्स में इंग्लिश काफी आसान भी रही है, बट ओवरऑल थोड़ा सा इस टाइप से चल रहा है। और जनरल अवेयरनेस तो हम सभी जानते ही हैं, तो उसका एवरेज आप 10 से 12 सवाल ही लेके चलो, तो ओवरऑल 75 से 80 सवाल जो है आपके होने चाहिए, लेकिन गुड अटेम्प्ट, गुड एक्यूरेसी के साथ, 90% से ऊपर एक्यूरेसी के साथ।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 50 सवाल लगा लिए और बाकी 25 पे जय माता दी करके आ गए और आपको लग रहा है मेरे 75 अटेम्प्ट है। आपके इस रेंज में डिसेंट अच्छे अटेम्प्ट होने चाहिए, मतलब कि ऐसे अच्छे क्वेश्चन जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है, तो जिससे आपका स्कोर जो है वो रफली 155 टू 165 की रेंज में अगर है, आपको लग रहा है इस समय, तो आप एक सेफ जोन में मान सकते हो अपने आप को। ये स्कोर कुछ नहीं है, ये पिछले कुछ सालों की कट ऑफ से ही निकल के आया है, क्योंकि अगर एग्जाम लगभग पिछले कुछ सालों की तर्ज पे ही चला है तो कट ऑफ भी लगभग उसी तर्ज पे एक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, तो अगर आप इस सेफ रेंज में हो तो आप अपने आप को अज्यूम कर सकते हो कि आप जो है टायर 2 दे दोगे। ठीक है, तो अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर करते हो, इस थ्रेशोल्ड को क्लियर करते हो, तो फिर तो टेंशन नहीं है, टायर 2 की तैयारी अभी से ताबड़तोड़ शुरू कर दो। खास करके नए टॉपिक्स पे भी फोकस रखो, पुराने क्वेश्चंस को भी रिव्यू करते रहो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी रिव्यू करो। हाँ, ये मत समझो कि वैसे का वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, बट प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को यूज करो बल्क में, और जो है नए टॉपिक्स पे फोकस रखो और अपनी तैयारी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दो, टायर 1 से थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट कर दो चीजों को। ठीक है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आप काफी हद तक इस कोर्स से बहुत कम हो, इसके आसपास भी हो अगर, तो भी आप पैरेलल प्रिपरेशन करो, यानी ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जो टायर 1 टायर 2 दोनों के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप इससे काफी कम स्कोर पे हो, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो फिर आपको कंफर्म हो गया कि आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो उस केस में जो है अब 2026 के लिए क्या ऐसा करना चाहिए, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में एक बात करेंगे, उसी की रोड मैप की तैयारी की बात करेंगे। अच्छा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो है ही खास तौर पे जो अनफॉर्चुनेटली 2025 क्लियर नहीं कर पाएंगे, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लोग नए सिरे से शुरुआत कर रहे होंगे, राइट। तो जनरल स्ट्रेटेजी तो सेम ही है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले तो निराश नहीं हो। ठीक है, अगर सीट्स लिमिटेड हैं तो ऑब्वियसली सक्सेस भी लिमिटेड लोगों को ही मिलने वाली है, सबको नहीं मिलेगी। तो मेजर बल्क होगा जो लोग अनसक्सेसफुल रहने वाले हैं, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अनसक्सेसफुल होने की। तो निराश मत हो, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है इस पे काम करना शुरू करो। तो सबसे पहले तो एनालाइज करो। 2025 का जैसे ही आंसर की आ जाएगी, चीजें आपको काफी हद तक क्लियर होने लग जाएंगी कि आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट में क्या हुआ था, क्यों आपने उस सवाल का उत्तर गलत दिया, क्या रीजन था, वो आप सब कुछ जानते हो कि उस टाइम जल्दबाजी में गलत दे दिया, या फिर ये गलती से सिली मिस्टेक में टिक हो गया, या कैलकुलेशन में एरर हो गया, या फिर ये मुझे आता ही नहीं था मैंने तुक्का मार दिया था, वो तुक्का ही गलत हो गया, या फिर जेन्युइनली एक एग्जाम के प्रेशर में शायद कुछ मिस्टेक हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज थी, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। ये पूरा इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होगा। और आपने सुना होगा एनालिसिस के लिए हर फैकल्टी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, एसएससी की फील्ड में जितनी भी फैकल्टीज या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितनी भी फैकल्टीज हैं, एनालिसिस के ऊपर हर कोई जोर डालता है, क्योंकि ये जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी गलतियों को समझना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, और फिर उसको इरेडिकेट कर देना। ठीक है, तो पहले एनालाइज करो कि इसमें हुआ क्या, गलती क्यों हुई, हर छोटी चीज पे आपको नजर रखना है और इन चीजों पे सुधार लाने की कोशिश करनी है। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नहीं होता हर कुछ कॉन्सेप्ट से किताब पढ़ लेने से नहीं ठीक होगा, तो उस पर आप फोकस रखो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। पहला मेन कदम, आपका मेन गोल तो ये है। अब 4 फेज में आपकी तैयारी जो है वो बिल्ड होनी शुरू होगी। 4 फेज में डिवाइड करते हैं इसको, एक साल को 4 क्वार्टर में बांटते हैं, और हर क्वार्टर पे कैसे आप काम करोगे, तो मंथ 1 to 3 मतलब पहले क्वार्टर के अंदर आप क्या करोगे, दोबारा फाउंडेशन पे काम करोगे। अब बहुत स्टूडेंट है, उनको लगता है कि अरे हम तो ऑलरेडी तैयार हैं, तैयारी तो कर ही ली है, अब दोबारा कौन पढ़ेगा, सब मेरे को बहुत आलस है, मैं बस मॉक लगाना शुरू कर देता हूं, एक साल मॉक लगाऊंगा, मैं एकदम चैंपियन बन जाऊंगा। नहीं होगा ऐसा, कहीं फाउंडेशन में कमजोरी है ना, कहीं कमजोरी है। अच्छा, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो अब शायद बॉर्डर लाइन पे रह जाएंगे, वो तो अब किस्मत की भी बात होती है, बट उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो 10-15 नंबर 20 नंबर शॉर्ट हो गए हैं। तो वो स्टूडेंट को समझना है कि कहीं मेरे फाउंडेशन में कमी है, तो वो फाउंडेशन दोबारा बिल्ड करो, स्पेसिफिक चीजें बिल्ड करो, बट बिल्ड करो। कुछ टॉपिक्स होंगे आपने छोड़ दिए होंगे, रीजनिंग में कैलेंडर हर कोई छोड़ के चला जाता है, कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलो और आप भुगत रहे हैं, समझ जाओ मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप भुगत रहे हैं बच्चे, ये कैलेंडर छोड़ दिया, गलती कर दी। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट चारों सब्जेक्ट के अच्छे से समझ लो और एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बना लो, उसके हिसाब से काम करना शुरू करो, ट्राई टू अधेयर टू इट, उस पर स्टिक रहना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो सिलॉजिज्म, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो टॉपिक्स हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, इन टॉपिक्स पे मास्टरी हासिल करो। ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स आप छोड़ देते हो इस डर से कि पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा, छोड़ो, रहने दो, खाली इजी इजी टॉपिक पढ़ते रहेंगे, वो मत करो। जो डिफिकल्टी है उसको फेस करना शुरू करो, जो प्रॉब्लम है उसको फेस करो, वहां से अपनी तैयारी शुरू करो, शुरू ही उससे करो। पहला क्वार्टर आपका इसमें निकलेगा, इसमें प्रैक्टिस आप करोगे, लेकिन साथ साथ में जैसे चैप्टर पढ़ा तो 20 सवाल 30 सवाल लग गए, काफी। ठीक है, अब आप आ गए सेकेंड फेज में आपके, यानी कि मंथ नंबर 4 से 6 दूसरे क्वार्टर में। इसमें आपके मेन फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए। सिलेबस आपका हो गया है, 70-80% सिलेबस आप पहुंच चुके हो, 3 महीने में आपने अच्छा खासा चंक रिवाइज कर लिया, फाउंडेशन बना लिया अपना।
ठीक है। अब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, साथ साथ में 100 सवाल 200 सवाल टॉपिक्स पे आप लगा रहे हो और आप रफ्तार भी अपनी तेज करते जा रहे हो। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जो है लगाते रहोगे, बल्क में अभी भी वही प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा आपकी। अब नई आंसर की पता नहीं पब्लिकली रिलीज होगी नहीं होगी, अब अवेलेबल होगी नहीं होगी, नहीं पता किसी को, पर आपकी आंसर की तो आपके पास होगी ना। तो वो 25 सवाल जो है वो 100 सवाल तो लगा ही लेना अच्छे से। बाकी जो बल्क में पुराने सवाल पड़े हैं, क्योंकि अब उसी तर्ज पे चल रहा है मामला, तो प्रैक्टिस के लिए उसको रखो। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट यहां पे करते रहो ताकि आपकी स्पीड भी जो है मेंटेन रहे, और टायर 1 टायर 2 की पैरेलल प्रिपरेशन जारी रखो। इसके बाद फेज 3 की बात करेंगे। फेज 3 पे अब आपका 80% सिलेबस पूरा अच्छे से हो गया है, प्रैक्टिस भी हो गई है, स्पीड भी काफी डेवलप हो गई है। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना जो है मंथ नंबर 7 से 9 तक शुरुआत कर दो, और इसमें भी रिवीजन पे भी फोकस करो पैरेलली। तो इस फेज में करना क्या, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना है और एनालाइज करना है। और एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि स्कोर देखना है, स्कोर मत देखा करो। क्या देखना है यहां पे, आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है, जानबूझ के अपने अंदर गलतियां निकालो, अपने प्रति क्रिटिकल हो जाओ बहुत ज्यादा, कि छोटी से छोटी मिस्टेक भी पिन पॉइंट होकर निकाल रहे हो। ठीक है, और वो निकाल के उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरफ ले जाओ, मतलब अपने आप को कोसना बंद करो, वो गलती निकाल के एनलिस्ट करो और बोलो कि ये ठीक करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। आपको गोल अचीव करने के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, गलती ढूंढ रही है उसको ठीक करना है, गलती ढूंढनी है ठीक करना है। पेशेंटली ये काम करते रहोगे, धीरे धीरे चीजें रेक्टिफाई होती रहेंगी और आप अपना इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली देखोगे। आपका फोकस रहता है कि मुझे इंप्रूव करना है, पर कैसे करोगे, इस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ो। ठीक है, तो एनालिसिस पे जो है बहुत तगड़ा आपका फोकस अभी भी रखना है। और ये चीज भी आपको कई बार मैंने भी बोली और बहुत टीचर्स बोलते हैं, मतलब मैं ये अगर इतना मास और मेजॉरिटी फैकल्टीज का एक ही चीज बोल रहा है तो कुछ तो बात है इसमें। एक टॉपर माइंडसेट है, आलस में मत ये काम अवॉइड करो, एक बार करके देखो, जेन्युइनली फायदा मिलता है। एक अलग रजिस्टर मेंटेन करो जिसमें आप नए सवाल, नए टॉपिक, या फिर जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते आए हो, आपको 10-12 कोड्स पता है, आपको मालूम है कि इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं चीजें, ठीक है, पर अचानक एक नया सवाल दिख गया कहीं पे, तो उसको कमेंट में 4 गाली लिखने से अच्छा है वो सवाल नोट कर लो कि अगर ये भी वेरिएशन बन जाएगा ना किसी और के दिमाग से, तो मुझे ये भी पता है। इतनी वास्ट हो जाएंगे ना आपकी नॉलेज बेस, इतना तगड़ा हो जाएगा सब कुछ कि आपको जब आपको रिवाइज करना है, फाइनल रिवीजन जो होगा वो इसी नोटबुक का करना है। क्योंकि जो पहली बार में आपने ठीक कर दिया वो आप हमेशा ठीक करोगे, जहां बार बार फंस रहे हो ना उसी को ठीक करना, उसी को पढ़ना बार बार जरूरी है। तो ये रजिस्टर आपके बहुत काम आने वाला है। अब आप कॉमनली अगर बार बार एक ही टॉपिक में गलती कर रहे हो तो उसका एक सवाल डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बिल्ड करोगे तो आपके लिए फायदेमंद है, और ये हर सब्जेक्ट में काम आएगा आपके, सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। और इस पूरी तैयारी के सेक्शन के बाद आखिरी क्वार्टर में जो है सिर्फ मॉक देने, डेली मॉक देना है और रिवीजन करते रहना है, बस ये काम तो आपको पता ही होगा। जो आप ऑलरेडी इस फेज में अभी हो, आप 1 साल के अंदर दोबारा उस फेज में लौटोगे, बीच बीच में गैप्स भी आएंगे, ब्लॉक्स भी आएंगे, उसको ओवरकम करके आपको काम करते रहना है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, चीजों को टालने से बचना है, कल से करूंगा परसों से करूंगा नहीं करना है। ध्यान इसी चीज पे देना है कि अगर गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो कि आप नहीं होते हो, अगर क्लियर नहीं कर पाते हो 2025 का एग्जाम, तो डिसहार्टन होगे, थोड़ा सा ग्रीव करोगे, हो सकता है मुश्किलात में आ जाओ, थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट में चले जाओगे, बट उस स्थिति को बहुत लंबी देर तक मत खींचना। कोशिश करो बाउंस बैक करना है, जितना जल्दी बाउंस बैक करोगे उतना जल्दी आपका फायदा है और उतना कम नुकसान होगा आपको टाइम का। ठीक है, तो उस पर जो है फोकस करो। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल बन जाता है आपके अंदर जब आप ये काम करते हो, जब पढ़ते हो या जब एग्जाम देते हो, जब मॉक देते हो, और उसकी वजह से ब्रेन की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अफेक्ट होने लगती है। तो इन चीज़ों को भी नियंत्रण में रखना सीखो। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें तो आपने देख ही ली हैं, बट ये सारी चीज़ें एक जगह एक साथ आपको कहाँ मिलेगी? तो 2 टाइप के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप टायर 2 देने वाले हो, तो आपके लिए भी ऑलिव बोर्ड ने जो है क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च करने का प्लानिंग कर लिया है। 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा क्रैश कोर्स में, रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ होने वाला है टायर 2 को सेंटर में रखते हुए। ठीक है, तो सारे टायर 2 के सवाल, टायर 2 के लेवल के सवाल, नए टॉपिक के सवाल, पुराने टॉपिक के सवाल, क्या क्या वेरिएशन इसमें मुमकिन है, और कुछ और पैरेलल एग्जाम्स के भी सवाल, सिर्फ एसएससी के नहीं, ताकि आपको एक्सपोजर मिलता रहे और आप रेडी हो जाओ कि भाई कुछ भी आ जाए मैं तैयार हूं। ठीक है, तो यहां आपकी तैयारी थोड़ी 2 लेवल ऊपर चलनी चाहिए नॉर्मल से, क्योंकि अब पता नहीं टायर 2 में क्या होने वाला है। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट हो जो इंप्रूवर बनने वाला है 2026 में, रिपीटर शब्द ठीक नहीं है, तो आप इंप्रूवर बनोगे, अगले साल आप दोबारा शायद पेपर दोगे अपना, तो 2026 के लिए फाउंडेशन कोर्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया है आपके लिए। ये जो है 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सारे कोर्स में आपको इन डेप्थ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगी लाइव, आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, पैरेलल थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी,
मॉक्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ एक जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इन कोर्सेज को जाकर के एक बार चेक करो डिटेल में, और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे ये अवेलेबल है। अगर आपको ठीक लगता है तो ले लो, और इससे भी बेटर है अगर आपके पास सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन है, फिर तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑलरेडी आपके पास। और आगे जो जो आएंगे, आगे प्रैक्टिस कोर्सेज आएंगे, जो जो चीजें आएंगी वो सब आपके लिए उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो आप जाकर के इन चीजों को चेकआउट करो और इस पे जल्द से जल्द जो है वो एनरोल करके लाइव क्लासेस में आ जाओ। राइट, तो इसी के साथ सेशन को यहीं टर्मिनेट करते हैं। हमारा मेन एजेंडा जो था वो 3 चीजें आपसे शेयर करने का था, वो मैंने आपके साथ कर दी है। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ले जाने को मिला होगा। सेशन को, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।